Now, the revision of Payment of Gratuity Act 1972. Now, what is this act about? ये एक्ट भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट ही है, लेबर लॉ के अंदर ही आती है। ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है? ग्रेचुटी का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एक ग्रेटिट्यूड पेमेंट होती है, ऑल्दो ये आपके पास्ट सर्विसेज के अगेंस्ट ही दी जाती है, बट दिस इज नॉट अ डायरेक्ट कंसीडरेशन टू योर पास्ट सर्विसेज, क्योंकि पास्ट सर्विसेज आपने जो भी की है उसके लिए आपको सैलरी मिली है, right? But because you have been loyal to the company, because you have invested a lot of time in the company, कंपनी भी आपके तरफ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए ये पेमेंट देती है। पहले के टाइम में कोई लॉ नहीं हुआ करता था, इसलिए कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी कि किसको क्या देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। उसी को रिमूव करने के लिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस की गई थी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इम्पोज करती है हर एम्प्लॉयर पे जो उन ऑर्गेनाइजेशंस में कवर्ड है, जिस पे कि ग्रेचुटी एक्ट लगती है कि भाई आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। कब पेमेंट करना पड़ेगा इसके बारे में हम सेक्शन नंबर 4 में पढ़ते हैं। ऑल्दो इट स्टेट्स 4 केसेस। हमारी जब सर्विसेज टर्मिनेट होती हैं तब एम्प्लॉयर हमें पे करता है ग्रेचुटी। कितनी पे करता है एक्ट कंप्यूट करना बताएगी, कब पे करता है एक्ट बताएगी, राइट? कब नहीं पे करते हैं ये भी एक्ट बताएगी, क्या प्रोसीजर होता है पे करने का ये भी एक्ट बताएगी। अगर नहीं पे किया तो हम क्या कर सकते हैं, क्या इंटरेस्ट मिलता है, यस। क्या और कोई रास्ता होता है रिकवरी का, यस। क्या कुछ डिस्प्यूट हो अगर तो हो सकता है अपील हो सकती है। बहुत सारे प्रोविजंस हैं इस एक्ट में जो हमें दिए हुए हैं, जो ग्रेचुटी के बारे में सारे के सारे डाउट्स को डिस्पेल करती है, ठीक है? एक लमसम अमाउंट हमको मिलता है जब हमारी सर्विसेज टर्मिनेट होती हैं, पर हर किसी के प्रति ग्रैटिट्यूड तो नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक एम्प्लॉय आया, 6 महीने रुका और चलता बना, तो हम कैसे उसके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें और कैसे हम उसको ग्रैचुटी दें? तो एक्ट ने भी बोला है कि हाँ, कम से कम 5 कंटिन्यूस ईयर्स ऑफ सर्विस में अगर कोई रहा है, अगर उसमें ब्रेक आ गया तो वापस से कंटिन्यूस ईयर्स की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अगर 5 साल कंटिन्यूस सर्विस में कोई रहा है, वो अगर टर्मिनेट होता है, उसकी अगर सर्विसेज टर्मिनेट होती हैं, तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेचुटी, अदरवाइज नो। एक्ट का मोटिव था ऑफ कोर्स टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म स्कीम फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये एक्ट आई। एंड इस एक्ट को हम पढ़ते हैं अलोंग विद पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी रूल्स 1972। मैम, आपने बोला कि अगर मुझे ग्रेचुटी चाहिए तो पहली बात, आई शुड बी एन एम्प्लॉय ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन जिस पे ग्रेचुटी एक्ट लगती है, एंड आई शुड हैव कंप्लीटेड 5 कंटिन्यूस ईयर्स ऑफ सर्विसेज। तभी मेरी सर्विसेज जब टर्मिनेट होंगी तो आई विल बी एंटाइटल्ड टू दिस बेनिफिट ऑफ ग्रेचुटी, राइट? तो सबसे पहली बात, कौन से वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर ये ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई होती है? इट इज एप्लीकेबल ऑन MRP ऑफ एफ, रिमेंबर, माइंस, railway company, port, oil field, and factories, right? And plantation. ये तो है ही है। इसके अलावा कोई भी और शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट विच हैज़ मोर देन इक्वल टू 10 पर्सन्स एम्प्लॉयड, तो उनके ऊपर क्या हो जाती है, ग्रेचुटी एक्ट हमारी एप्लीकेबल हो जाती है। तो अगर अब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर हो तो आपको ग्रेचुटी पे करना मैंडेटरी है, और अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो तो यू विल रिसीव ग्रेचुटी। ओके फाइन मैम। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमने क्लास में तो बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं, बट यहाँ पे नीडेड नहीं है। I'll give you a quick view of that. सबसे पहले हम बात करते हैं appropriate government की। appropriate government is obviously we are just trying to identify कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके काम चल जाएगा। तो अगर कहीं ना कहीं हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो 6 स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं,
तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं कर पाएगी, तो हमारे लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। वैसे ही माइंस हो, ऑयल फील्ड हो, पोर्ट्स हो, रेलवेज हो, सबके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर ऑल अदर केसेस जहाँ पे लिमिटेड ऑपरेशंस होते हैं कन्फाइंड विद इन द स्टेट, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बन जाती है। एम्प्लॉय कौन होता है से ज़्यादा ज़रूरी है एम्प्लॉय कौन नहीं होता है। तो अप्रेंटाइज इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। बाकी आपको किसी भी तरीके का काम करिए, आपको वेजेस मिल रहे हैं, तो आप एम्प्लॉय कहलाएंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं जिनके अपने रूल्स हैं, तो आप एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। एक टीचर भी एम्प्लॉय कहलाता है। देन कम्स एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? अगर आप एक ऐसे स्टैब्लिशमेंट को बिलोंग कर रहे हो जो सीजी या एसजी कंट्रोल कर रहा है, तो वहां पे सीजी या एसजी ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है फॉर सुपरवाइजिंग थिंग्स, वो क्या होते हैं, एम्प्लॉयर कहलाएंगे। अगर किसी को नहीं किया है तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ मिनिस्ट्री है, वो एम्प्लॉयर कहलाएंगे। अगर लोकल अथॉरिटी गवर्न कर रही है तो लोकल अथॉरिटी ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। Otherwise, the chief executive officer of local authority shall be treated as employee. In all other cases, कोई भी पर्सन जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है वो कहलाएगा। इसके बाद आती है हमारी एक डेफिनेशन फैमिली की। ऑल्दो फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इन दिस चैप्टर, बट फिर भी जब हम नॉमिनेशन वगैरह पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है दैट फैमिली मेंबर हैज़ टू बी नॉमिनेटेड एंड देयर आफ्टर वी नीड टू नो दैट हु इज़ इंक्लूडेड इन फैमिली, है ना, किसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैमिली मतलब स्पाउस, दैट इज हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स, आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स, चिल्ड्रन, मैरिड हो अनमैरिड हो, सब इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। इनफैक्ट इवन इफ देयर इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड तो वो इंक्लूड हो जाता है, और अगर आपने किसी और को अडॉप्ट किया तो वो एक्सक्लूड हो जाता है, राइट। आपने मतलब किसी और को दे दिया है चाइल्ड तो वो एक्सक्लूड हो जाता है, फाइन। अब तीन छोटी छोटी डेफिनेशन और, बट ये मैं आपको बताऊंगी रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन में आपको बाद में बताऊंगी। वेजेस अभी सिंपली मैं बता देती हूँ। वेजेस का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए। डियरनेस अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ वेजेस, बट बोनस, कमीशन, एचआरए, ओवर टाइम या कोई भी और अलाउंस हमारे वेजेस का पार्ट नहीं होता है। तो जो भी पैसा आपको मिल रहा है, मतलब बेसिक वेजेस जो आपको मिलते हैं, आप काम करते हो तब भी, और जब आपकी पेड लीव होती है तब भी, वो सब की सब इंक्लूडेड होती है। सो बेसिक प्लस डीए इज वेजेस, ठीक। अब पहले मैं बात करूंगी सेक्शन नंबर 4 की। सेक्शन नंबर 4 की काफ़ी यहाँ पे आज ब्लू है, पानी पानी हो गया है। ओके, ग्रेचुटी कब देते हैं हम? ग्रेचुटी हम देते हैं जब किसी की सर्विसेज टर्मिनेट होती है। कंडीशन है कि कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए। तो जब टर्मिनेट होती है तो हम चेक करते हैं क्या इसने 5 कंटिन्यूस ईयर्स ऑफ सर्विस दिए हैं। अगर दिए हैं देन ही इज एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी। अब टर्मिनेशन कैसे हो सकता है? टर्मिनेशन कुड बी ऑन रेजिग्नेशन, हमने खुद रिजाइन किया। इट कुड बी ऑन रिटायरमेंट, इट कुड बी ऑन सुपर एनुएशन। अब सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस होता है मैम? जैसे अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ था कि मैं 40 साल की एज में रिटायर हो जाऊंगी, और मैंने 40 साल की एज अटेन कर ली, देन दैट इज सुपर एनुएशन। मैंने 35 ईयर्स में ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, दैट इज रिटायरमेंट, ठीक है। तो सुपर एनुएशन का मतलब होता है वो एज अटेन कर लेना जो रिटायरमेंट एज फिक्स की गई है। रिटायरमेंट एज इज नॉट सेम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो भी रिटायरमेंट एज फिक्स की गई है, अगर आपने वो अटेन कर ली, मतलब आपने सुपर एनुएशन अटेन कर लिया है। अदरवाइज अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो देन दैट इज रिटायरमेंट। रेजिग्नेशन आपको पता है, डेथ और डिसेबलमेंट, इट कुड बी ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और डिजीज। नाउ एक बात समझो, इन टर्मिनेशन के केसेस में जो लास्ट वाला है डेथ और डिसेबलमेंट, मान लीजिए किसी ने अगर कंपनी ज्वाइन की, एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, एक फैक्ट्री ज्वाइन की, और फैक्ट्री में जाने के बाद 2 साल बाद उसकी डेथ हो गई, तो वो 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस कैसे पूरी करेगा? और क्या उसको ग्रेचुटी नहीं मिलनी चाहिए? मिलती है। तो यहाँ पे एक एग्जेम्पशन आता है। एग्जेम्पशन क्या आता है कि कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स वो ज़रूरी नहीं होगा डेथ और डिसेबलमेंट के केस में, बाकी जगह तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
अब हम आते हैं और समझते हैं कि मैम कंटिन्यूअस सर्विस का आखिर मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, तो कंटिन्यूअस सर्विस का आखिर मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस सर्विस डिफाइन की गई है सेक्शन 2A में, और कंप्लीटेड सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होता है, मतलब कंटिन्यूअस सर्विस 1 साल के लिए। ठीक है। कंटिन्यूअस सर्विस, पूरे टाइम आप काम कर रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप 10 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाई कीजिए, तो आप 10 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे हो, पर हो सकता है यू हैव टू गो टू द वॉशरूम, हो सकता है आपको पानी पीने के लिए उठना पड़े, तो वो जो आपके ब्रेक्स होते हैं वो परमिसिबल इंटरप्शंस होते हैं या परमिसिबल ब्रेक्स होते हैं, कि चलो ये तो अलाउड है यार। और अब क्या वॉशरूम जाने से आप कैसे किसी को रोक सकते हो, है ना। तो वो क्या है, वो अलाउड है। तो ऑब्वियसली जो कोई काम कंटिन्यूसली कर रहा है वो भी बीमार तो पड़ सकता है, उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। उसको भी कुछ एब्सेंस हो सकती है फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है। एंड ले ऑफ भी हो सकता है, मतलब फैक्ट्री बंद है, 2 दिन लोगों ने काम नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। स्ट्राइक हो सकती है, लॉकआउट हो सकता है, सेजेशन ऑफ वर्क हो सकता है जिसमें एम्प्लॉय की कोई गलती ही नहीं थी। अब एम्प्लॉय यूनियन स्ट्राइक्स हो गई तो बेचारा एम्प्लॉय कैसे काम करेगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस को परमिसिबल इंटरप्शन हम बोलते हैं, कि अगर आपने कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हो बट आप 2 दिन 4 दिन बीमार हो गए, चलेगा, हम मानेंगे कि आप कंटिन्यूसली ही काम कर रहे हो। पर अगर मान लीजिए आप ये ऊपर वाली कंडीशन को पूरा नहीं करते हो, तो मतलब हम कंटिन्यूस सर्विस नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपको एक मौका दिया जाता है, और हम मानते हैं कि कुछ सिचुएशन में हम डीम्ड कंटिन्यूस सर्विस मान लेंगे। मतलब इन परमिसिबल इंटरप्शंस के अलावा भी आपके कोई इंटरप्शन हो गए, पर 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 अगर हम पूरे के पूरे साल भर का आपका काम जोड़े, तो कम से कम आपने 190 डेज काम किया है। कम से कम आपने 190 डेज काम किया है। अगर आपकी कंपनी या आपका ऑर्गेनाइजेशन 5 डे वर्किंग है, से फॉर एग्जाम्पल, तो कम से कम आपने पूरे साल में 190 डेज काम किया है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन 6 डेज वर्किंग है या 7 डेज वर्किंग है, तो कम से कम आपने 240 डेज काम किया है। तो हम मानेंगे आप डीम्ड कंटिन्यूस सर्विस है। चलो हम मान लेते हैं कि ये भी कंटिन्यूस सर्विस है। तो पहली बात या तो वो हो जाए, दूसरी बात या तो ये हो जाए। अगर हम 6 मंथ्स पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्टली इसका आधा कर देते हैं। पर ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्टैब्लिशमेंट्स के लिए जो पूरे साल चलते हैं। कुछ सीजनल स्टैब्लिशमेंट या सीजनल फैक्ट्रीज भी होती हैं, कुछ सीजनल फैक्ट्रीज भी होती हैं, और बहुत सारी सीजनल फैक्ट्रीज होती हैं। देखो अक्सर ये होता है कि मान लीजिए टी का प्लांटेशन इसी समय हो रहा है, तो उसकी फैक्ट्री हमें उसी समय ऑपरेटिव होती है। मान लो 7 महीने 8 महीने ही चलती है, तो अब 7 महीने 8 महीने ही चली, तो हम 198 डेज और 240 डेज का तो कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे ना। तो हम सीजनल स्टैब्लिशमेंट के केस में आते हैं और देखते हैं। सीजनल स्टैब्लिशमेंट में हमें पहले ये देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन चला कितने दिन। मान लीजिए अगर वो 100 डेज चला, तो 100 का 75% मतलब 75 डेज। तो हम मानेंगे कि कम से कम अगर आपने 75 डेज भी काम किया है आउट ऑफ 100, तो हम डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस मान लेते हैं। सो इट इज डीम्ड कि हाँ आप कंटिन्यूअस सर्विस में थे। और इसमें भी कुछ चीज़ें अलाउड होती है कि अगर लेड ऑफ है, या फिर आपने छुट्टी ली है पूरे वेजेस के साथ, मतलब पेड लीव है आपकी, या फिर कोई टेम्प्ररी डिसेबलमेंट हो गया है, या फिर आप मेटर्निटी लीव में हो, मेटर्निटी लीव भी अलाउड है 26 वीक्स तक की। तो ये क्या होता है, अलाउड चीज़ें होती हैं। तो कंटिन्यूस सर्विस आपने बिना ब्रेक के लिया, ये ब्रेक्स अलाउड है। डीम्ड कंटिन्यूअस में 2 चीज़ें आ जाती हैं, सीजनल फैक्ट्री में हम इतना देखते हैं और अदर बिजनेस में हम ये 2 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अगर आपकी वर्किंग डेज लेस देन 6 हैं तो 190, अदर है तो 240, राइट, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंटिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन बताई है, अभी कंटिन्यूअस सर्विस का मीनिंग बताया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी स्टैब्लिशमेंट को, कि ठीक है आपको ग्रेच्युटी एक्ट मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको लगता है कि जो आप बेनिफिट्स दे रहे हो वो ऑलरेडी फेवरेबल है और ज़्यादा है, तो ठीक है। नाउ छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो मैं बीच बीच में बताती चलूंगी जैसे आएंगी। अदरवाइज एक पूरा जो प्रोसेस और पूरा फ्लो होता है ग्रेचुटी का, वो आपको एट अ स्ट्रेच एक बार में समझना पड़ेगा,
राइट। ऑल्दो दिस इज़ अ रिविजनरी क्लास, तो डेफिनेटली हम इतने डिटेल में उसको नहीं पढ़ रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा बहुत भी चीज़ें पता है या नहीं भी पता है, प्राइमा फेसी पहली बार भी सुन रहे हो तो आपको सुन के समझ में आएगा, उसके बाद आप खुद पढ़ के भी काम कर सकते हो। ठीक है, चलो। कभी भी हमारा कोई भी स्टैब्लिशमेंट खुला, उसके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल हुए तो एम्प्लॉयर क्या करता है, फॉर्म ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सबमिट करता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होती है? गवर्नमेंट उसको बनाती है। ठीक है, तो आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एक नोटिस देते हो एंड बताते हो कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो गया। अगर उसमें कोई चेंज आता है तो आप फॉर्म बी देते हो 30 डेज के अंदर अंदर और चेंज बताते हो। अगर आप बंद करना चाहते हो अपना बिजनेस तो आप फॉर्म सी देते हो और बताते हो। ठीक है, और बंद करने से आपको 60 डेज पहले ही बताना होता है द इंटेंडेड क्लोजर। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर शैल डिस्प्ले अ नोटिस नियर द मेन एंट्रेंस इन बोल्ड लेटर्स इन इंग्लिश एंड जो लोकल वहाँ की लैंग्वेज होती है, स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ ऑफिसर विद डेजिग्नेशन ऑथराइज्ड बाय एम्प्लॉय टू रिसीव ऑन बिहाफ हिज नोटिसेस। सिर्फ ये एक डिस्प्ले की बात नहीं है, हमारी डिस्प्ले की बात एक और आती है जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम पढ़ते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके ऊपर ग्रेचुटी लगती है, जैसे हम बैंक्स वगैरह में जाते हैं तो बैंक्स में हमको मिलती है ना नोटिस, एफडी रेट्स लगे हैं, ये लगा है, वो लगा है। तो ऐसे एक्ट मैंडेट करती है कि अगर आपके ऊपर ग्रेचुटी लगी है तो उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, आप वो वहाँ पे ज़रूर लगा दीजिए। मतलब आप ये बता दीजिए कि ग्रेचुटी में कम से कम 5 साल काम करोगे कंटिन्यूसली तो आपको मिलेगी। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप अपने बोर्ड वहाँ पे लगा दीजिए ऑफिस में, प्लेस ऑफ बिजनेस में, ताकि हर एम्प्लॉय वो पढ़ सके और उसको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल सके। ठीक है, अब ग्रेचुटी कितनी मिलती है, हाउ डू यू कंप्यूट ग्रेचुटी? तो हम कैसे कंप्यूट ग्रेचुटी करते हैं, इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हम कब मानते हैं वो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। 1 ईयर ऑफ कंप्लीटेड कैसे होता है, कंटिन्यूस हुआ फॉर 1 ईयर तो वो साल कंप्लीट हो गया है ना, तो वैसे मानते हैं। Now, for every completed year of service or part thereof in excess of 6 months, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा अगर रहेगा तो उसको हम कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मान लेते हैं, मतलब उसको पूरा 1 साल मान लेते हैं। एम्प्लॉयर क्या करेगा, ग्रेचुटी देगा, कैसे देगा? 15/26 हम मानते हैं 26 वर्किंग डेज होते हैं एक मंथ में। अगर हम संडेज को हटा दें, हर मंथ के 4 संडे को हटा दें तो 26 वर्किंग डे होते हैं। 26 में से 15 दिन के हिसाब से, मतलब आपको 15 दिन की सैलरी एक साल के लिए, 15 दिन की सैलरी एक साल के लिए इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, जितना भी आपने काम किया है उतनी की ग्रेचुटी मिलती है। ठीक है, मतलब इफ आई से कि कोई एम्प्लॉय है जिसने 5 years 7 months काम किया है, तो सबसे पहले तो आप इसको 6 कंप्लीटेड ईयर्स बना देंगे। अब उसकी एक महीने की सैलरी, उसकी एक महीने की सैलरी सपोजिडली थी 15,000। तो अब हम कंप्यूट कैसे करेंगे, 15/26 इंटू 15,000 इंटू 6, ये हमारा कैलकुलेशन होगा अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी का। ये हमारा कैलकुलेशन होगा, हम इस तरीके से ग्रेचुटी को कैलकुलेट करेंगे। अब ऑब्वियसली हमने वेजेस की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली थी, तो वेजेस ओवर टाइम वगैरह का ये सब इंक्लूड नहीं होता है। पीस रेटेड जो एम्प्लॉय होता है उसकी वेजेस जो होती है फिक्स नहीं होती, उसको नहीं पता। हो सकता है इस महीने उसने 50 पीस बनाए तो उसकी इतनी हो गई, हो सकता है किसी महीने उसने कम बनाए तो उसकी उतनी हुई। राइट, तो जितने पीसेस पे वो काम करता है उस हिसाब से उसको वेजेस मिल रही हैं। ऐसी सिचुएशन में लास्ट 3 मंथ्स की, मतलब जब आपकी सर्विसेज टर्मिनेट हो रही है उसके पहले के 3 महीने के आपके एवरेज निकाल लिया जाता है और उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर दी जाती है। सीजनल स्टैब्लिशमेंट के लिए 15 की जगह आपको 7 दिन की सैलरी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम ग्रेचुटी 20 लाख होती है। 20 लाख के ऊपर ग्रेचुटी नहीं दी जा सकती है। Maximum gratuity that can be paid to an employee is 20 lakhs. You cannot pay gratuity beyond that amount. Fine. Now,
कभी कभी ऐसे भी होता है कि पहले कोई पर्सन काम कर रहा था, उसके बाद उसके हाथ में कुछ डैमेज हो गया तो वो डिसेबल हो गया, पर वो अपना काम कंटिन्यू कर रहा है। अब डिसेबल हो गया तो एम्प्लॉयर भी उतना विलिंगली, जैसे पहले उसको 10,000 देता था तो हो सकता है अब उसको 9,000, 8,000, 7,000 दे। उसकी वेजेस रिड्यूस कर दिया गया क्योंकि एम्प्लॉयर को कहीं ना कहीं पता है कि हम मुझे इससे आउटपुट भी कम मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसकी वेजेस होती हैं प्रिसीडिंग डिसेबलमेंट, वो हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फाइन। During that period, and his wages for the period subsequent disablement shall be taken to be the wages as so reduced. राइट टू रिसीव बेटर ग्रेचुटी, अगर आपका कोई भी और कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप इससे बेटर ग्रेचुटी दे रहे हो तो आप दे सकते हो। ऑब्वियसली देखो ये मिनिमम चीज़ें हैं जो हमें इस एक्ट के तहत पता चलती हैं। कुछ सिचुएशन में ग्रेचुटी फोरफीट हो सकती है, मतलब आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, और सिर्फ इसी कंडीशन में ग्रेचुटी फोरफीट होती है, अदरवाइज ग्रेचुटी मिलती है। जब सर्विसेज टर्मिनेट होती हैं, आपने कोई कांड किया, आपने कुछ कांड नहीं किया, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान हुआ, डैमेज हुई प्रॉपर्टी, तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेचुटी फोरफीट की जा सकती है। द ग्रेचुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय मे बी होली और पार्शियली फोरफीटेड। अगर आपकी सर्विसेज टर्मिनेट हुई हैं आपके गलत व्यवहार की वजह से, ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है विच इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल ग्राउंड्स पे वो गलत है, ठीक है, तो इन सिचुएशन में आपकी ग्रेचुटी फोरफीट की जा सकती है। एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को शो कॉज नोटिस देगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा ऑफ बीइंग हर्ड, और उसके बाद फाइनल डिसीजन पास हो जाएगा और इंटीमेट कर दिया जाएगा। कुछ केस लॉज है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ ठीक है। ग्रेचुटी को आप विदहोल्ड नहीं कर सकते हो, एंड ऐसा नहीं होगा कि जैसे मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे पेनलाइज करने के लिए कोर्ट बोलेगा तुम्हारी ग्रेचुटी नहीं, नहीं, आपको जो पेनल्टी लगानी है आप लगाइए, ग्रेचुटी के लिए आई एम एंटाइटल्ड तो मैं रहूंगी एंटाइटल्ड, राइट। और कभी भी अगर मेरी ग्रेचुटी फोरफीट होने वाली है तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ज़रूर दिया जाएगा, उसके बाद ही मेरी ग्रेचुटी क्या की जाएगी, फोरफीट की जाएगी, उसके पहले नहीं की जा सकती है। अब हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ग्रेचुटी पता है हमें किन ऑर्गेनाइजेशंस पे लगेगी और किन एम्प्लॉयज को देनी है ना। तो जब भी ग्रेचुटी अमाउंट पेबल हुआ, जैसे मान लीजिए अगर आज कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट हो रही है उसकी सर्विसेज, तो हमें पता है कि हाँ इसको ग्रेचुटी देनी है, तो हमारा एज एन एम्प्लॉयर हमारी ड्यूटी बनती है कि जैसे ही टर्मिनेशन हो हम खुद कैलकुलेट कर लें कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी तुम्हारी पेबल है, और एक फॉर्म होता है फॉर्म एल जिसमें हम अपना कंप्यूटेशन बता देते हैं, वो एम्प्लॉय को भी दे देते हैं और वो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको पेमेंट करनी होती है, ठीक है, जब ड्यू हो जाती है तो ठीक है, पेबल हो गई तो 30 डेज के अंदर अंदर हमको पे भी कर देनी होती है, उसके बाद अदरवाइज इंटरेस्ट भी लगता है, इट्स नॉट दिस, इट इज एज सीजी में नोटिफाई, ठीक है। और अगर अगर हमें लगता है कि नहीं इसको ग्रेचुटी देने की ज़रूरत नहीं है तो हम एक फॉर्म एम इशू करते हैं और बता देते हैं कि क्यों तुमको ग्रेचुटी हम नहीं देंगे, मतलब वाई योर ग्रेचुटी इज नॉट एडमिसिबल, ठीक है। इसके अलावा एक काम और होता है, ये तो एम्प्लॉयर अपने एंड से कर रहा है ना, एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय को भी पता है कि मुझे ग्रेचुटी मिलने वाली है, तो एम्प्लॉय भी 30 डेज का समय लेता है, और वो भी क्या करता है, देखो मैं इस तरीके से थोड़ा सा बता देती हूँ। जब आपकी सर्विसेज टर्मिनेट हुई तो सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट था, तो आपको पहले से पता था कि हाँ मेरी सर्विसेज क्या होने वाली है, टर्मिनेट होने वाली है, तो आप 30 दिन पहले ही एप्लीकेशन दे सकते हो, और अदरवाइज आप जब आपकी ग्रेचुटी पेबल हो जाती है तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर ये आप फॉर्म फाइल करते हो, फॉर्म आई, ये आप एम्प्लॉयर को देते हो, ठीक है। एम्प्लॉयर अपने एंड से तो ग्रेचुटी निकाल के आपको फॉर्म देगा ही देगा, अगर नहीं भी हुआ तो भी एम्प्लॉयर का ये फर्ज बनता है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि क्लेम एडमिसिबल है तो वो फॉर्म एल दे दे और पेमेंट कर दे, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर। और अगर एडमिसिबल नहीं है तो फॉर्म एम दे और उसमें बताए कि क्यों आपकी ग्रेचुटी एडमिसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ें रिलेट होती हैं, एक तो ये पूरा का पूरा पार्ट, और दूसरा ये, ठीक है।
एम्प्लॉय जो एलिजिबल होता है वो भी एप्लीकेशन देता है, नॉमिनी एप्लीकेशन देता है फॉर्म जे में, लीगल हेयर एप्लीकेशन देता है फॉर्म के में। आप किस तरीके से एप्लीकेशन दे सकती हैं, आरपीएडी या फिर कोई भी पर्सनल सर्विस। आप लेट एप्लीकेशन भी दे सकते हो, अगर सफिशिएंट कॉज है तो डिले को माना जाएगा। तो ये एप्लीकेशन होती है ऑफ फॉर ग्रेचुटी बाय एम्प्लॉय, जब ग्रेचुटी पेबल हो जाती है। और जब ग्रेचुटी पेबल हो जाती है तो ये एम्प्लॉयर का फर्ज है जो उसको निभाना होता है। अब कुछ केसेस में डिस्प्यूट आ जाता है कि भाई वो ग्रेचुटी अलग बता रहे हैं, हम अलग बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं एडमिसिबल नहीं है, हम बोल रहे हैं एडमिसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर को क्या करना होता है, ग्रेचुटी का अमाउंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ डिपॉजिट कर देना होता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंक्वायरी करती है, पार्टीज को मौका देती है, सबकी बात सुनती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी देनी है। अगर उतनी ही निकली तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास तो है ही, वो पे कर देंगे, और अगर उससे ज़्यादा निकली तो डायरेक्शन देते हैं कि आप पे करिए। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वैसे तो, कि जब एम्प्लॉय एप्लीकेशन देता है तो एम्प्लॉयर क्या करता है। तो फॉर्म एल, फॉर्म एन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, ये सब चीज़ें सेम है। ठीक है, ग्रेचुटी कैसे दी जाती है, ग्रेचुटी इज गोइंग टू बी पेड इन कैश और डिमांड ड्राफ्ट और चेक। अगर ग्रेचुटी 1,000 रुपये या उससे कम होती है तो आप पोस्टल मनी ऑर्डर से भी दे सकते हैं। मनी ऑर्डर आप सब लोगों को पता होगा कि क्या होता है। जब आप पेमेंट कर देंगे उसकी पेमेंट डिटेल्स आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बता देंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए जिसको ग्रेचुटी रिसीव करनी थी उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो नॉमिनी है वो माइनर है, तो उसको तो हम पैसे देंगे नहीं, तो उसके पैसे क्या किए जाते हैं, इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर देगा इन टर्म डिपॉजिट विद एसबीआई या फिर सब्सिडियरीज और एनी नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, अब ये रूल 10 नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ है, मैं थोड़ी देर बाद इसको आपसे बात करूंगी। नॉमिनेशन के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पावर्स ऑफ नॉमिनेशन के बारे में एक साथ बात करेंगे ना। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जब भी वो ये डिस्प्यूट डिसाइड कर रहे हैं तो उनको कुछ जजमेंटल पावर्स चाहिए ना, तभी वो डिसाइड कर पाएंगे। तो क्या उनको जजमेंटल पावर्स मिलती है, दे गेट द सेम पावर एज ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, जब कोर्ट एक केस ट्रायल करता है तो कोर्ट किसी को भी बुला सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है, एफिडेविट मांग सकता है, विटनेसेस बुला सकता है, राइट, उनके उसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये सारे राइट्स एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास भी मिलते हैं। मान लीजिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया पर आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 60 डेज के अंदर अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कोई और अथॉरिटी जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की हो उसके पास जा सकते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या जो भी हमारी एपेलेट अथॉरिटी है वो आपको एक्सटेंशन भी दे सकती है। अगर आप 60 डेज के अंदर अंदर नहीं जा पाए तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन भी मिल सकता है, और पार्टीज की बात सुन के वो बोल सकते हैं नहीं ये ऑर्डर ठीक है, वो रिवर्स कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था उसके बारे में। नाउ अगर ग्रेचुटी जो डिसाइड हुई वो एम्प्लॉयर समय पे नहीं करता है, और तो आप क्या कर सकते हो, आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपके एप्लीकेशन मिलते ही एक कलेक्टर को सर्टिफिकेट इशू कर देगा। जैसे हम लैंड रेवेन्यू के एरियाज को कलेक्ट करते हैं, जैसे एक रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट हो जाता है, भाई वो जाता है फिर तो वो रिकवर कर ही के ही मानता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और फिर वैसे ही रिकवरी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रेचुटी से बच सकते हो, अगर ग्रेचुटी का अमाउंट डिटरमाइन हुआ है तो यू आर बाउंड टू पे दैट ग्रेचुटी। अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट के साथ करना होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, नाउ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेचुटी किसको मिलेगी, अगर डेथ हो जाएगी, अगर एम्प्लॉय जिंदा है तो एम्प्लॉय खुद रिसीव करेगा ग्रेचुटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। बट अगर एम्प्लॉय जिंदा नहीं है तो ये ग्रेचुटी किसको मिलेगी, तो रेलिवेंट फॉर्म होता है इसका एफ। जो भी एम्प्लॉय कम से कम 1 साल पूरा कर लेता है वो नॉमिनेशन देता है।
ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको एक ही नॉमिनी बताना है, वो एक से ज्यादा नॉमिनी भी बता सकता है। अगर आपकी फैमिली है तो आपको फैमिली मेंबर को ही नॉमिनी बनाना है, अदरवाइज वो नॉमिनेशन वॉइड होगा। अगर आपकी फैमिली नहीं है तो आप किसी और को भी बना सकते हो, बट जब आप फैमिली एक्वायर कर लोगे तो आपको वो नॉमिनेशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। नॉमिनेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है फॉर्म एच के थ्रू। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉमिनी की ही डेथ पहले हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में आप फ्रेश नॉमिनेशन कर सकते हो, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। नॉमिनेशन आप भेज दोगे एम्प्लॉयर को, कैसे भेजोगे? पर्सनल सर्विस, सॉरी, रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब जहाँ पे हमें एक्नॉलेजमेंट मिले कि हाँ हमने भेजा है। फाइन। एन एम्प्लॉय हु इज ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट फॉर 1 year और मोर, तो विद इन 90 days आपको ये काम करना होता है। एंड उसके बाद भी नॉमिनेशन आपका एक्सेप्ट किया जा सकता है विद रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर डिले। ये नॉमिनेशन एम्प्लॉयर जो है अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा, एंड नॉमिनेशन ऑफ फ्रेश नॉमिनेशन या फिर मॉडिफिकेशन एम्प्लॉय साइन करेगा। अगर एम्प्लॉय इलिटरेट है तो फिर अंगूठा लगा देगा, राइट। एंड नॉमिनेशन की इफेक्टिव डेट वो होती है जब एम्प्लॉयर को ये नॉमिनेशन रिसीव किया जाता है। अब मान लीजिए एम्प्लॉय ने नॉमिनेशन दिया, पर एम्प्लॉयर ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर एम्प्लॉयर ने आपकी एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी को रिफ्यूज कर दिया, या फिर आपको बोल दिया कि नहीं आप ग्रेचुटी के लिए एप्लीकेबल ही नहीं हो, या बोला कि हम तो कम अमाउंट देंगे, या आपको कोई नोटिस इशू नहीं की, तो ऐसी सिचुएशन में विद इन 90 days आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो उनके डायरेक्शंस को ऑब्टेन करने के लिए। ये टाइम पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर उनको लगता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि सफिशिएंट या रीजनेबल कॉज है फॉर द डिले। ओके। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपको डायरेक्शंस देते हैं, इन डायरेक्शंस से अगर आप एग्रीव्ड होते हो तो आप अपील कर सकते हो, वो भी हमें पता है। ये डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो अगर आप अपीयर नहीं होते हो तो एक्स पार्टी डिसीजंस भी हो सकता है। आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी 2-4 बार बुला सकती है, आपको समन्स इशू कर सकती है, और ट्रेड यूनियंस के केस में उनको नोटिस इशू किया जा सकता है, आपको डायरेक्शन दिया जा सकता है कि आप पे करो। ये पावर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, और उसके बाद मैंने आपको अपील भी बता दिया, राइट। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 9 में कुछ पेनाल्टीज, कि अगर आपने जान के गलत स्टेटमेंट दी बिकॉज आप पेमेंट नहीं करना चाहते थे तो आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है। अगर आपने और प्रोविजंस के साथ कंप्लाई नहीं किया तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन है। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी नहीं की तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, राइट। नाउ कुछ केसेस में एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट हो जाता है फ्रॉम द लाइबिलिटी। कब ऐसा होता है, कब ऐसा होता है? देखो, एम्प्लॉयर अगर ये प्रूव कर दे कि उसने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया था, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है उसको जेन्युइनली नहीं लगता था कि ये केस है, तो ही एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड दैट द सेड अदर पर्सन कमिटेड द ऑफेंस इन क्वेश्चन विदाउट हिज नॉलेज। मतलब जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ तो मैंने आपने बड़े बड़े केसेस भी देखे होंगे, कॉर्पोरेट केसेस, उसमें क्या होता है अल्टीमेटली कोई और को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग दे देते हैं। जैसे डायरेक्टर है, कंपनी का ओनर है, उसने किसी एम्प्लॉय को बोल दिया कि नहीं इसकी गलती थी, तो वो बच गया। उसने बोला देखो मैंने तो सब चीज़ किया था, मैंने तो इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि इस दिन पेमेंट रिलीज हो जानी चाहिए, इसने नहीं की तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही चीज़ अगर आप प्रूव कर देते हो कि नहीं मैंने तो ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया था, ये जो सेट पर्सन है ना इसने ऐसा किया और ये मेरी नॉलेज के अगेंस्ट था, तो ऐसी सिचुएशन में आप बच भी जाते हो। कोई भी कोर्ट ऐसे ही कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऐसे ही नहीं लेगा। मतलब आप जाओगे और आप बोलोगे कि नहीं ये कंपनी ने ग्रेचुटी नहीं दी है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी केस को कंप्लेन को रजिस्टर कर लेंगे और पकड़ के चल जाएगी, पुलिस लेके चल जाएगी, नहीं। इसकी एक प्रोसीजर है, आपको उसी को फॉलो करनी होगी। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अथॉरिटी जब कंप्लेन करती है तभी इसका केस रजिस्टर होता है, तभी प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। जो ग्रेचुटी पेबल होती है दैट इज नॉट लाइबल टू अटैचमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको अटैच कर लोगे, अटैच करते हैं ना हम प्रॉपर्टीज को, जैसे कोई मेरा पैसा नहीं दे रहा है
तो उसकी कोई प्रॉपर्टी हम अटैच कर लेते हैं। बैंक ने लोन लिया है, बैंक ने वो प्रॉपर्टी अटैच कर ली। मतलब बैंक से मैंने लोन लिया है, मेरा लैंड बैंक के पास है, बैंक ने उस लैंड को अटैच कर लिया, मतलब अब मैं उसके हक खो चुकी हूँ। राइट नाउ माई प्रॉपर्टी इज अटैच्ड। अब बैंक उस लैंड को बेच के आपको रिकवरी कर सकता है। तो ऐसे ही ग्रेचुटी पेबल जो होती है उसको अटैच नहीं किया जा सकता। मतलब एम्प्लॉयर ने अगर अलग करके रखा है कि इतनी ग्रेचुटी पेबल है, आप उसको अटैच नहीं कर सकते हो। ठीक है। एक्ट टू ओवरराइड अदर इनैक्टमेंट्स, ये एक्ट ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ दो डिफरेंट टाइप के जजमेंट्स हैं, बट क्योंकि हैं तो मैंने आपको पढ़ाई भी है, मैंने आपको बताया भी है क्यों है कैसे है, राइट। बट फिर भी फॉरफीचर ऑफ ग्रेचुटी एक कुछ रूल्स हैं जो हमारे कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स में थे, जिनको जो ये बोलते थे कि आपकी ग्रेचुटी फॉरफीट प्रोवाइडेड फॉर फॉरफीचर ऑफ ग्रेचुटी वर नॉट स्टैट्यूटरी रूल्स एंड द प्रोविजंस ऑफ ग्रेचुटी एक्ट मस्ट प्रिवेल ओवर द रूल्स। ग्रेचुटी एक्ट और ग्रेचुटी रूल्स स्पेसिफिकली ग्रेचुटी के लिए बनाए गए हैं। आपके कुछ कोल वाले रूल्स हैं पर वो स्पेसिफिकली ग्रेचुटी के लिए नहीं है। आपके कोल माइंस पे ग्रेचुटी लगती है तो आपको ये रूल्स मानने पड़ेंगे, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट इनका होता है। पर एक ऑपोजिट केस लॉ क्या आया, वो ये आया कि हमारे पास अगर एक स्पेशल इनैक्टमेंट है, मतलब कोल से रिस्पेक्ट में कोल वाला इनैक्टमेंट है, वैसे ही यहाँ पे एक स्पेशल इनैक्टमेंट है और अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगी। तो अगर सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय हैज बीन टर्मिनेटेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर दिस, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी। ठीक है। और ग्रेचुटी एक्ट में ये बोलता है कि आपको ग्रेचुटी तभी नहीं मिलेगी अगर, मतलब फोर फीचर ऑफ ग्रेचुटी में क्या लिखा है कि अगर ये ग्राउंड्स मीट करेंगे तभी ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, बाकी सब केसेस में आपको ग्रेचुटी देनी है। बट इनके इंटरनल अपने कुछ लॉज थे जहां पे बोला गया था कि अगर ऐसा होगा तो ग्रेचुटी हम नहीं देंगे, तो ये लॉ प्रिवेल करेगा। तो ये दो डिफरेंट जजमेंट्स हैं भाई, दो डिफरेंट कोर्ट्स हैं, दो डिफरेंट जजेस बैठे हैं, तो अलग अलग जजमेंट्स हो सकते हैं बट ये सिर्फ जजमेंट्स हैं। ठीक है। एक्ट में ये बात नहीं लिखी हुई है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि फॉर्म यू होता है जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट एंड रूल्स अपने स्टैब्लिशमेंट के बाहर क्या करते हो, डिस्प्ले करते हो, राइट। तो बहुत क्विकली मैंने आपको पूरी चीज़ें समराइज करके ग्रेचुटी का जिस्ट बताया जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। दिस इज नॉट द कंप्लीट ग्रेचुटी एक्ट दैट वी हैव रेड, बहुत कुछ और भी है बट हमारे एग्जाम के लिए बस इतना ही रेलिवेंट है। इसके अलावा जो आपके मटेरियल में क्वेश्चंस वगैरह हैं तो ये सब आपको ज़रूर करने हैं, ज़रूर देखने हैं।